में इतिहास की उपयोगिता क्या है, इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या सिलेबस होता है, इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इतिहास के 3 भाग हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हम तीनों की बात करें, तीनों का रोल देखें तो सबसे ज़्यादा भूमिका वर्तमान में निभाता है आधुनिक भारत, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब जो है ये सबसे बड़ा भूमिका निभाता है, सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो हमें देखेंगे कि पहले तीनों में मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस क्या है और मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे तैयार किया जाए। बेसिकली ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ क्लास की शुरुआत का ही वीडियो है, कैसे पढ़ा जाए इसको हम लोग। अगर हम देखें मॉडर्न इतिहास में, हम 2 पार्ट में इसको देख सकते हैं। पहला 1707 से 1857 तक, और दूसरा पार्ट होगा हमारा 1857 टू 1947। जो पहला पार्ट है हमारा 1707 से 1857, इसमें क्या क्या टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, 1707 में जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह कौन बना, या औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो ये डेट इतिहास के लिए या जीएस के पॉइंट व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह कौन बना। उसके बाद अगर देखेंगे तो लगातार मुगल बादशाह का एक क्रम है, तो एक क्वेश्चन का पार्ट तो हो जाता है जिसको हम सिलेबस में हम बताएंगे। पहला पार्ट अगर हम चर्चा करें तो हमें देखेंगे कि जो पहला जो हमारा क्वेश्चन हमें जो ध्यान देना है, मुगल उत्तराधिकारियों का क्रम, मुगल उत्तराधिकारियों का क्रम कई बार पूछ देता है। जैसे पूछ दिया कि औरंगजेब के बाद कौन बना, जैसे बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहादार शाह, जहादार शाह के बाद फारूक सियर, फारूक सियर के बाद मुगल मोहम्मद शाह रंगीला। तो ऐसे क्रम पूछा जाता है, कई बार अरेंज करने के लिए आ जाता है। या इसके बाद कौन बना, बहादुर शाह प्रथम का निक नाम क्या था, शाह आलम को ही बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके बना। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट हमारा ये होगा जिस पे हम इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा क्वेश्चन का, वो होगा कि इस दौरान अगर हम देखें तो कौन कौन से संघर्ष हुए। जैसे अगर हम देखते हैं कि 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद कई संघर्ष हुए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की सत्ता को प्राप्त की और अपनी स्थिति को मजबूत की। इस दौरान हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध, जो किसके बीच में, कई बार पूछता है कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। तो ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी के बीच में। ये पूछा जाता है। इसमें एक निर्णायक युद्ध हुआ जो बताया जाएगा, वो हुआ बांडीवास का युद्ध। निर्णायक युद्ध हुआ बांडीवास का युद्ध, जिसमें कहा जाता है कि फ्रांसीसी कंपनी बुरी तरह से हार गई। ये इंपॉर्टेंट हो गया, पूछ देता है बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, या कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो लगभग फिक्स होते हैं, जो पूछे जाते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, जहाँ से आता है बंगाल में प्लासी और बक्सर का युद्ध, प्लासी और बक्सर का युद्ध पूछ देता है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ या बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो तीसरा पार्ट हुआ हमारा बंगाल में प्लासी और बक्सर का युद्ध। इसके बाद अगर हम देखें, दोस्तों ये शुरुआत है, पूरा सिलेबस को बताया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। अभी मतलब ये कि किस पे हमें फोकस करना है। तो अगर इसके बाद हम देखें, चौथा टॉपिक अगर हमारा देखें तो ये होता है अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेज मैसूर युद्ध। अब आप कहेंगे अंग्रेज मराठा युद्ध में कई संधियां हुई, जैसे सूरत की संधि है, पुरंदर की संधि है, बड़गांव की संधि है, सालाबाई की संधि है। तो एक क्रम भी पूछ देता है किनके किनके बीच हुआ, इसको भी पूछा जाता है। और जैसे अंग्रेज मैसूर युद्ध में आपको पता होगा 3 संधियां हुई, मद्रास की संधि हुई, मंगलौर की संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो इनको भी पूछा जाता है, जिसको हम देखेंगे अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज मैसूर युद्ध। और इसके बाद जब ये तीनों शक्तियाँ निकल हो गई, इसके बाद हम देखेंगे 1765 से 1857 तक की अंग्रेजों की नीतियाँ क्या रहीं, अंग्रेजों की नीतियाँ क्या रहीं, जिसमें हम सबसे पहला देखेंगे अंग्रेजों की नीतियों में सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे, जैसे कि द्वैत शासन पढ़ेंगे। द्वैत शासन किसने लाया, किसके बीच हुआ द्वैत शासन। इसके बाद हम देखेंगे सहायक संधि,
सहायक संधि किसके किसके बीच हुआ, किसने किसने किया। इसके बाद जितने भी गवर्नर हुए, जो मुख्य मुख्य गवर्नर हुए जिन्होंने काम, जैसे पूछा अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया, कॉर्नवालिस ने लाया। तो जितने भी मुख्य मुख्य गवर्नर हुए इनको हम चर्चा करेंगे और ये ले जाएंगे 1857 तक। ये हमारा होगा दूसरा पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा, देखेंगे हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, ये होगा हमारा। देखिए क्या है कि इतिहास में क्या है कि एक बार अगर हमें चीज़ें समझ में आने लगी, चीज़ें हमारे एक रूटीन में बन गई, तो एक सीक्वेंस बनता है। और यकीन मानिए कि फिर कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, जैसे अभी दरोगा का निकलने वाला है, उसमें जीएस में, चाहे लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम है या सिपाही का एग्ज़ाम है, वनडे कोई भी एग्ज़ाम है, तो लगभग उनके कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं। ये जो मेरा वीडियो बनाने का बेसिक मतलब है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है और किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा महत्व देना है, कहाँ से क्वेश्चन फिक्स हैं। जैसे पूछता है, अक्सर पूछता है कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल था, किनके बीच हुआ, ये भी एक क्वेश्चन लगातार। अब ये अगर गलत कर रहे हैं तो आप मेरिट से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग सभी लोग सही करेंगे जो भी पढ़ा हुआ लड़का होगा। तो हमें उन बेसिक क्वेश्चनों को तैयार करना है जिसके थ्रू कि हमारा काम चल जाए। इसके बाद अगर हम देखें, चौथा पॉइंट देखें, अगर हम बात करें तो इसके बाद हम देखेंगे जो मेन एक्ट आया 1773 से लेके हमारा जो भी 1857 के बीच में जो भी एक्ट रहे, जिसे मान लीजिए 1773 का पढ़ेंगे, 1813 का देखेंगे, 33 का देखेंगे, ऐसे हम 1857 के पहले के जितने भी एक्ट आए उनको हम पढ़ेंगे। इनमें मेन पॉइंट क्या रहा, जैसे पूछता है कई बार, शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने पहली बार कहाँ खर्चा किया, इसको हम देखेंगे, इस तरीके को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को देखेंगे कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ क्या रहीं, जिसमें हम कहते हैं कि 3 प्रकार के भूमि बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं। उसके बाद रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इन तीनों को हम पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे क्या है, क्या मुद्दा है, इसको समझेंगे। और इस तरीके से 1857 के पहले के जितने, मतलब मान के चलिए कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो यहाँ से 5-7 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस पूरे डिटेल को समझेंगे, कैसे क्या पढ़ा जाए, क्या किया जाए, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा मुद्दा होगा, इसके बाद जो हमारा दूसरा मुद्दा होगा वो होगा 1885 से 1947 के बीच में जितने भी मूवमेंट हुए, जितने भी आंदोलन हुए। जैसे पहला कांग्रेस बनी, तो यहाँ पूछता है कांग्रेस बनी तो कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कांग्रेस की पहली मीटिंग कहाँ हुई। जैसे बम्बई में हुई, पूछ दिया कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस के पहली मीटिंग का अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन है। जैसे पूछ दिया कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। तो इस तरीके से हम कांग्रेस को समझेंगे। मतलब 1885 से लेकर जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, किस अधिवेशन में क्या कहा गया, किसमें क्या, कौन सा मुख्य, जिसमें किसमें कहा, पूछता वंदे मातरम का वो हुआ, स्वराज का किसमें लिया गया। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे कांग्रेस का जो आंदोलन का 1885 से 1905 के बीच में जो मेन घटनाएं हुई उसको जानेंगे। इसके बाद आएंगे 1900 के बाद जो मेन हुआ बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का विभाजन किसने, किस वायसराय के काल में हुआ, क्यों हुआ। और इस बंगाल के विभाजन के बाद जो हुआ स्वदेशी आंदोलन, इसके पॉइंट जानेंगे। कई बार पूछ देता है कि स्वदेशी आंदोलन का रीजन क्या था, स्वदेशी आंदोलन में कौन भाग लिया, कौन भाग नहीं लिया, इसको समझेंगे। और इसी के साथ साथ जो दूसरा पहलू हमारा होगा, हम देखेंगे कि जिससे पूछा था, एक होता है कांग्रेस के जो 1885 से 1905 के बीच का चरण है, इसको कहा जाता है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण, इस उदारवादी चरण में कौन कौन से उदारवादी नेता हुए। कई बार पूछ देता है कि कौन उदारवादी नहीं है, तो हम नाम देखें तो मेजर जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो जितने उदारवादी नेता हैं इनके क्या कार्य हैं, इसको भी जानेंगे। और इस तरीके से इस दौरान लेके 1905 के बीच की जितनी घटनाएं होंगी उसको समझेंगे। उसके बाद 1909 का मार्लो मिंटो रिफॉर्म
और इसको जानने के दौरान ही हम जानेंगे कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ, कांग्रेस का विभाजन पढ़ेंगे, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। इस तरीके से 1910 के बीच की पूरी घटनाएं देखेंगे। और जब इसके बाद 1900 से 1910 के बीच की पूरी घटनाएं हो जाएंगी तो हम देखेंगे 10 से 20, 1910 से लेके 1920 के बीच में कौन कौन के मुद्दे हुए, जैसे कामागाटू मारू प्रकरण, कामागाटू मारू प्रकरण, गदर आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। इसके बाद हम गांधी मूवमेंट में 1916 का जो इंपॉर्टेंट रहा, लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे गांधी एरा में गांधी के जो शुरुआत के मूवमेंट हुए, जैसे कहा जाता है कि गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए और यहीं से राजकुमार शुक्ला ने गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया और गांधी यहीं से चंपारण जाते हैं और पहला मूवमेंट चालू करते हैं चंपारण। चंपारण जो नील की खेती को लेकर हुआ, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे खेड़ा आंदोलन, फिर हम पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, क्या रहा, क्या मुद्दा रहा, इसको जानेंगे। इस तरीके से गांधी एरा की शुरुआत होगी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 1920 का असहयोग आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन। इस तरीके से 1910 के 20 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जहां से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम चर्चा में लेंगे, इसको देखेंगे। और इसके बाद एरा वाइज पढ़ेंगे 1920 से लेके 1930 के बीच का जो इतिहास होगा उसको देखेंगे कि क्या रहा, क्या मुद्दा रहा। 1920 से 30 के बीच का जो मुद्दा रहा, जिसमें हम पढ़ेंगे 1922 में स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन को वापस लेना क्यों हुआ, जो कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी देखिए चौरी चौरा किस वो बनाई गई, वर्षगांठ बनाई गई है, तो असहयोग आंदोलन वापस क्यों हुआ, कब हुआ, इसको जानेंगे, असहयोग आंदोलन की वापसी। और इसके बाद पढ़ेंगे गया 1922 का ही कांग्रेस का गया अधिवेशन, कांग्रेस का गया अधिवेशन। और इसके बाद स्वराज पार्टी के बारे में जानेंगे, स्वराज पार्टी। और इसी दौरान क्रांतिकारी आंदोलन के जो चरण होंगे, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, काकोरी की मतलब क्रांतिकारी आंदोलन जो होगा उसको भी समझेंगे, उसके भी मुद्दे जानेंगे, कारी आंदोलन। फिर पढ़ेंगे साइमन कमीशन और उसका बहिष्कार क्यों आया, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन और उसका बहिष्कार। और इसके बाद हम जानेंगे नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और फिर पढ़ेंगे हम 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चालू हुआ, कौन कौन से नेता थे, क्या है, इसको जानेंगे। मतलब 1920 से लेकर 30 की पूरी घटनाओं को जानेंगे। और फिर अगला हमारा होगा 1930 से 1940, 1930 से लेके 1940। इस दौरान हम गोलमेज सम्मेलन जो हुए, कहाँ हुए, जैसे कहा जाता है, इसमें क्वेश्चन हम पूछता है किस 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, आएगा आपका पूना पैक्ट, पूना, ये भी पूछता है किसके किसके बीच हुआ, क्या मुद्दा था पूना पैक्ट का, इसको जानेंगे। और इसके बाद हमारा आएगा
1935 का अधिवेशन, अरे सॉरी, अधिनियम क्या रहा, क्या मुद्दा रहा 1935 के अधिनियम में, इसको जानेंगे। 1937 में जो कांग्रेस की सरकार बनी, कहाँ कहाँ बनी, किस